300 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 29 की मौत, 19 लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर की डोडा की घटना। किश्तवाड़ से जम्मू जा रहे थे 55 पैसेंजर। पीएम मोदी ने जताया दुख। झारखंड को 7200 करोड़ की परियोजनाओं की पीएम ने दी सौगात। आदिवासी कल्याण योजना का बजट 6 गुना ज्यादा बढ़ा। 22,000 गांव के 75,000 प्रिमिटिव ट्राइब को लाभ। पीएम मोदी ने किसान सम्मान की 15वीं किश्त जारी की। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 18,000 करोड़ रुपए। सहारा प्रमुख सुब्रत राय के निधन के बाद देश की बड़ी हस्तियों ने जताया निधन पर दुख। सुब्रत राय ने मुंबई में ली थी आखिरी सांस। आज सुबह 10 बजे लखनऊ में होगा अंतिम संस्कार। उत्तरकाशी टनल हादसा, 100 घंटे से ज्यादा वक्त, 40 मजदूर फंसे। एयरफोर्स हैवी ड्रिलिंग मशीन लेकर आई, रेस्क्यू करने पहुंची। थाईलैंड की कंपनी से मदद मांगी गई। दिल्ली की हवा लगातार तीसरे दिन भी जहरीली। AQI 392, काली धुंध छाई। वैज्ञानिकों का दावा प्रदूषण से लोगों की उम्र 12 साल कम हो रही। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश की बात शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ में। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। आज सहारा श्री सुब्रत रॉय का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 10 बजे सहारा शहर से पार्थिव शरीर निकलेगा। आज लखनऊ के भैंसा कुंज में होगा अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले सहारा शहर पहुंच चुके हैं और भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से कई पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं। सहारा श्री का निधन लंबी बीमारी के चलते हुआ था और बड़ी संख्या में अब उनके चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए सहारा शहर पहुंच चुके हैं। सुबह 10 बजे सहारा शहर से पार्थिव शरीर निकलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। और आज लखनऊ के भैंसा कुंज में अंतिम संस्कार होगा। तो लखनऊ के भैंसा कुंज में होगा अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले सहारा शहर पहुंचे हैं। तो बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले सहारा शहर पहुंचे हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं। तो यहां जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ के भैंसा कुंज में होगा अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए सहारा शहर लगातार पहुंच रहे हैं और सबको देखते हुए पुलिस ने यहां पर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें। आज लखनऊ के भैंसा कुंज में होगा अंतिम संस्कार। तो लखनऊ के भैंसा कुंज में अंतिम संस्कार होगा और बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले पहुंच चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता भरत सेठी सहारा शहर से जुड़ चुके हैं। भरत, आज 10 बजे बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकलेगा। बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। उनके चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए सहारा शहर का रुख कर रहे हैं। पुलिस ने भी यहाँ पर बड़े इंतजाम कर लिए हैं। बताया ये भी जा रहा था कि कई बड़ी हस्तियां इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच सकती हैं। को जानकारी हुई है कि सुब्रत राय हमारे बीच में नहीं रहे। मुंबई के एक हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। उसके बाद से तमाम जो लोग हैं वो लखनऊ का रुख करने लगे। जैसे ही जानकारी ये हुई कि लखनऊ में उनका अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल कल शाम को 4:20 पे चार्टर प्लेन से उनका जो शव है वो पार्थिव शरीर वो लखनऊ आया और लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर भी अब बड़ी तादाद से उनके चाहने वालों की कतारें लगी हुई थी उनकी अंतिम झलक के लिए। इस समय हम सहारा तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इस तरीके से यहाँ तस्वीर है। सुबह से ही मीडिया का जो जमावड़ा है, तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं जो सहारा परिवार से जुड़े हुए हैं वो सुबह से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जिस तरीके से कल यहाँ पर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे, राज बब्बर भी ने भी उनके अंतिम दर्शन किए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। तमाम जो दिग्गज नेता है, बड़े नेता है और फिर अभिनेता है वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है भैंसा कुंज में उनका जो अंतिम संस्कार होगा, जो उसका पहले जो टाइम मॉर्निंग का बताया जाता है, लेकिन अभी जो जानकारी अपडेट मिल रही है वो लगभग दोपहर को 2 बजे तक ये जो टाइम है अभी वो सामने आया है। पहले 11 बजे का टाइम था। फिलहाल अभी इस समय सहारा शहर के बाहर खड़े तमाम जो लोग हैं हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, काफी दुख की घड़ी आप लोगों की, कैसे व्यक्त करेंगे और कब से आप सहारा के साथ जुड़े हुए थे? मैं सहारा सन 1995 से हूँ, करीब 27-28 साल से ऊपर हो गया है। आज हमारे परम अभिभावक
माननीय सारा श्री जी लोगों के बीच नहीं है और हम लोगों को बहुत अंदर की गहराइयों से बहुत दुख हो रहा है। और आज मैं उनके अंतिम दर्शन के लिए आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ भगवान उनको मतलब और शांति देखिए बिल्कुल तमाम लोग और भी हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए? गोरखपुर से। कैसे जानकारी हो और आपको कैसा लग रहा है कि अब आपके बीच में नहीं रहे? बहुत दुखी है हम लोग 22 साल से उनके साथ काम किए। और जब ये समाचार मिला कि डेथ हो गई है तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया है, लेकिन जब 2-4 जगह से पुष्टि हुई तो हमें विश्वास हुआ तो अंतिम दर्शन किया। लेकिन निश्चित तौर पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिससे कि ये खबर है, क्या खबर में सच्चाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सच्चाई का सामना लोगों को करना पड़ा तो लोगों की आंखें नम हो गई। बिल्कुल साफ तौर पर लोगों की आंखें नम नजर आ रही हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए एक झलक उनकी पाने के लिए जो उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पर काफी मतलब आतुर नजर आ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं ये दुख की घड़ी है उनके लिए। और देखिए जिस तरीके से सहारा श्री ने यहाँ पर लोगों की मदद की थी, और कहते ना कि हर किसी का एक दौर होता है और सहारा श्री का भी एक दौर रहा है। उनका एक पूरा का पूरा एक वक्त रहा है जब उन्होंने कई लोगों की मदद की। न जाने कितने लोग उनके नाम के सिर्फ सहारे के साथ आगे बढ़े और आज बड़े मुकाम पर है, और वो सभी लोग आज पहुंचना चाहते हैं लखनऊ। क्या इसी के चलते वक्त जो है वो बढ़ाया गया है भरत? निश्चित तौर पर तमाम जो लोग हैं दूर दराज से पहुंच रहे हैं। ये जो बड़ी हस्तियां हैं उनकी अगर बात छोड़ दें तो छोटे छोटे जो इनके साथ जुड़े हुए जो उनके लोग थे, जो इनकी एम्प्लॉई थे, जो ज्यादा वेतन नहीं था, लेकिन हाँ उस समय से इनके साथ थे जब इनके पास कुछ नहीं था। जब सुब्रत राय के पास ये लोग जाते थे तो उनकी हर तरीके से सुब्रत राय मदद करते थे तमाम तरीकों को। किसी भी अपने साथी को कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। ये अपना परिवार समझ के सभी को लेके चलते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिला तो कई लोग उनको छोड़ दिया कई लोगों ने। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद बहुत से ऐसे लोग थे जो उनके साथ रहे। और ये कुछ दुख की घड़ी में साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो ऐसे लोग जो उनके साथ रहे जब उनके पास जो उनका डाउन फ्लो चल रहा था उनका, लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो बिल्कुल बिल्कुल भरत, कई ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा, और कई ऐसे भी लोग रहे हैं उनके इस पूरे जीवन के सफर में जिनका साथ खुद सहारा श्री ने कई बड़े मौकों पर दिया, जिनके साथ काम करके वो आज एक बड़े मुकाम पर थे, लेकिन उनके बुरे वक्त में उनका साथ उन्होंने नहीं दिया था। एक लंबी कहानी रही है सहारा श्री की। और भरत देखिए, सहारा श्री को सहारा इंडिया परिवार इतना ज्यादा प्रेम करता रहा है कि हमने देखा है सहारा प्रणाम करके उन्हें पुकारा जाता था। उनके सम्मान में सहारा श्री परिवार के लोग ऐसा करते थे। और आज मुझे लगता है कि उन्हीं सहारा के लिए एक अंतिम प्रणाम के लिए भी लोग उतना ही आतुर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन है, अंतिम संस्कार है, और ये उनके चाहने वालों का एक अंतिम प्रणाम भी है। निश्चित तौर पर प्रणाम, जैसे लोग गुड मॉर्निंग कहते थे, लेकिन यहाँ पे जो शुरू से ट्रेड चला आता था वो सहारा प्रणाम, सबको एक रिस्पेक्ट दो, यही है। आज आखिरी प्रणाम के लिए झलक पाने के लिए सभी तमाम जो लोग उत्तर प्रदेश और देश के कई राज्यों से अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और सबकी आंखें नम है। सब यही कह रहे हैं कि हमने अपने परिवार का मुखिया खो दिया है। ये कहना गलत नहीं हो कि सारा परिवार के मुखिया थे सुब्रत राय, लेकिन उनका जाना कहीं ना कहीं उनकी कमी को पूरा शायद अब कोई नहीं कर पाएगा। यही बातें करके जो उनके साथी हैं उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम बार प्रणाम के लिए लोगों का जो दूर है वो लगातार सारा शहर पहुंच रहा है। यही लोगों का कहना है कि हम लोग अंतिम दर्शन इनके कर ले, तो शायद जो टाइम पर जो एक्सटेंड किया गया है वो यही हो सकता है कि बहुत से जो लोग हैं जो दूर राज्यों से आ रहे हैं वो भी आखिरी बार अंतिम दर्शन कर ले, इसीलिए टाइम को एक्सटेंड किया गया है। बिल्कुल भरत, सहारा श्री का जो पूरा परिवार था वो बाहर ही था, विदेश में था। क्या अंतिम दर्शन के लिए परिवार से कौन पहुंचा है? देखिए, उनकी तमाम जितनी बहनें हैं वो पहुंच गई हैं, उनकी वाइफ पहुंच गई हैं। बिल्कुल, यानी परिजन जो है वो पहुंच चुके हैं और अब बस इंतजार है। देखिए, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है वक्त। कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, लेकिन फिलहाल वक्त बढ़ा दिया गया है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया भरत हमारे साथ में, लेकिन बने रहेगा, हम आगे भी आपके पास लौटेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बताते लखनऊ से, जहाँ पर आज सहारा श्री सुब्रत रॉय का अंतिम संस्कार होगा। उनके परिजन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुबह 10 बजे सहारा शहर से पार्थिव शरीर पहले निकलना था, लेकिन अब जानकारी यह है कि लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए और ऐसा भी माना जा रहा है कि बड़ी हस्तियां इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, इसी के चलते जो वक्त है वो थोड़ा बढ़ाया गया है और बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले सहारा शहर पहुंच चुके हैं। आज अंतिम प्रणाम, आज अंतिम संस्कार
सहारा श्री का होगा। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे लखनऊ से। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी डे के मौके पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जाएंगे और आज शाम 6 बजे प्रगति मैदान स्थित ट्रेड फेयर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजस्थान से दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी डे के मौके पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज शाम 6 बजे प्रगति मैदान स्थित ट्रेड फेयर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम खबर आपको हम बता दें, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यूपी डे के मौके पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जाएंगे मुख्यमंत्री। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राजस्थान से दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचेंगे। यूपी डे के मौके पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जाएंगे। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज शाम 6 बजे प्रगति मैदान स्थित ट्रेड फेयर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ट्रेड फेयर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज शाम 6 बजे प्रगति मैदान स्थित ट्रेड फेयर जाएंगे और यह हम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दिल्ली का दौरा है, क्या पूरी जानकारी है उनके इस दिल्ली दौरे से जुड़ी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सीएम आदित्य योगीनाथ जो है वो बीजेपी के स्टार प्रचारक है। पहले वो इस समय राजस्थान में है, चूंकि राजस्थान में चुनाव होने हैं तो इसलिए सबसे पहले वो बूंदी, दौसा और अजमेर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और संबोधित करने के बाद या बात करें राजस्थान के कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद वो सीधा दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में लगभग शाम 6 बजे ट्रेड फेयर पहुंचेंगे। और ये ट्रेड फेयर दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज यूपी डे भी मनाया जा रहा है। इसी मौके पर सीएम योगी यूपी के जो ट्रेड फेयर में एक स्टॉल लगता है, या बात करें एक ट्रेड फेयर के अंदर प्रगति मैदान के अंदर भारत के सभी राज्यों के स्टॉल होते हैं। इसके अलावा इसे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर विदेश से भी स्टॉल लगते हैं। उसमें सभी राज्य बात करें अपने अपने देश की रूपरेखा, या बात करें जो उनका प्रमुख खाना है, कपड़े हैं, या जो भी चीजें उनको दर्शाते हैं। और बड़ी खूबसूरती के साथ प्रगति मैदान में इन स्टॉलों को सजाया जाता है। और इसी मौके पर जो है ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री हो, या बात करें उनसे संबंधित जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज सीएम योगी 6 बजे के आसपास अपने यूपी के स्टॉल में पहुंच रहे हैं। वहां पर जाकर उन लोगों का हौसला अफजाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से सीएम योगी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो कैबिनेट की चर्चा चल रही थी, बदलाव की चर्चा कर रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सीएम योगी चर्चा कर सकते हैं आज पहुंचकर। बिल्कुल, इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ बातचीत होती है, ये बेहद अहम माना जाएगा। क्या इस दौरान कुछ मुलाकातें भी हो सकती हैं प्रवेश, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ऐसा माना जा रहा था कि दीपावली के बाद हो सकता है। अब देखिए त्योहार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ऐसे में क्या अब इन चीजों को लेकर बातचीत संभव है? क्या हलचल तेज हो सकती है? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया, क्योंकि सीएम योगी पहले राजस्थान है, राजस्थान से दिल्ली आ रहे हैं। और दिल्ली का जो कार्यक्रम है उसे समाप्त करने के बाद बताया ये जा रहा है कि उनकी मुलाकात शायद जेपी नड्डा के साथ हो, क्योंकि वो कैबिनेट में जो विस्तार लेकर लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही थी, उसको लेकर संभव है कि वो चर्चा करें। उसके बाद वो सीधा लखनऊ निकल जाएंगे वापस। और ये एक दिन का जो मैं ये एक दिन भी नहीं कहूंगा, क्योंकि पूरा दिन तो आज उनको राजस्थान में लगना है। सिर्फ मुझे लगता है कि 6 से 7 घंटे वो दिल्ली में बिताने वाले हैं। और दिल्ली में इसी 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर वो चर्चा भी करने वाले हैं। ये संभव है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी क्या कुछ बातचीत होती है वो काफी अहम हो जाएगा। बने रहेगा इस खबर पर, जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। और फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया प्रवेश हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो यूपी डे के मौके पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज शाम 6 बजे प्रगति मैदान स्थित ट्रेड फेयर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, यूपी डे के मौके
पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जाएंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रचार थम चुका है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी और कल शाम 5 बजे थम गया था चुनावी प्रचार। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यानी कल 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी। कल शाम 5 बजे ही चुनाव प्रचार थम गया था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रचार थम गया था और कल शाम 5 बजे ही थम गया था चुनावी प्रचार। अब 17 नवंबर का इंतजार, जब मतदान की होगी शुरुआत, और 17 नवंबर यानी कि कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार थम चुका है और अब 17 नवंबर यानी कि कल वोटिंग होगी। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। कल शाम 5 बजे थम गया था चुनावी प्रचार और अब वोटिंग का इंतजार। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होनी है वोटिंग। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रचार थम चुका है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रचार थम चुका है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगी वोटिंग। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। कल शाम 5 बजे थम गया था चुनावी प्रचार। तो कल शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थम गया था। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अहम खबर आपको हम बता रहे थे। कल यानी कि 17 नवंबर को मतदान होगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और चुनाव प्रचार कल शाम ही थम चुका है। यानी 15 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार थम गया था शाम 5 बजे और अब 17 नवंबर को मतदान होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रचार थम चुका है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रचार थमा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कल शाम 5 बजे थम गया था चुनावी प्रचार। तो कल शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थम गया था और 17 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ ऐसे खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालविया जुड़ चुके हैं। सुनील, 17 नवंबर यानी कि कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी, तैयारियां कितनी हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से अंतिम पड़ाव में चुनाव आ चुका और कल मतदान होना है। मतदान को लेकर मध्य प्रदेश में तमाम जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग के स्पष्ट आदेश है कि जो प्रत्याशी हैं उनको जो 3 गाड़ी की परमिशन मिलेगी, उस 3 गाड़ी में एक गाड़ी में प्रत्याशी रहेंगे, एक गाड़ी में उनके कार्यकर्ता रहेंगे और एक गाड़ी में कुछ लोग रहेंगे। तो जो एक प्रत्याशी को 3 वाहन की परमिशन दी गई और जो भी क्षेत्र में जो बाहरी व्यक्ति मध्य प्रदेश में रुके हुए हैं, चाहे भोपाल में रुके हो चाहे कई अन्य शहरों में रुके हो, वो सभी लोग होटल उनसे छुड़वा दी गई है और कोई भी किसी प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति मध्य प्रदेश में दिखता है तो उसके प्रकार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और जिसके बाद जितने भी मतदान केंद्र बने गए हैं वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है
और मतदान को लेकर सभी लोगों से अपील की गई कि कृपया शांति से मतदान करें। मतदान में किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक ना करे या अड़चन पैदा नहीं करे, तो निर्वाचन आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें, हमने देखा कि लगातार चुनावी बिगुल के दौरान यहाँ पर बड़े नेताओं ने कई सारे मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया, चाहे कांग्रेस पार्टी की ओर से हो या बीजेपी की ओर से। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन अब वक्त आ चुका है जब जनता इन प्रत्याशियों का, इन दलों का फैसला, इनकी किस्मत का मतदान पेटियों में दर्ज करेगी। ऐसे में जनता क्या मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली है? देखिए, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की जो जनता है, और चाहे बात करें भारतीय जनता पार्टी की, बात करें कांग्रेस की, बात करें आम आदमी पार्टी की, बात करें सपा की, बात करें बहुजन की, तो जो मध्य प्रदेश की जनता है, जनता का रुख किस ओर है अभी खुलकर साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि ये तो 17 तारीख को जनता का मत, जो जनता का रुख है वो खुलकर दिखाई देगा। और ये जो 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा, उस दिन ऊंट किस करोड़ बैठता है, मध्य प्रदेश में भाजपा को मत मिलता है या कांग्रेस को मत मिलता है, तो देखने वाला विषय होगा। अभी कयास सिर्फ लगाए जा सकते हैं, और जनता इस बार, जो मध्य प्रदेश की जनता है, वो बिल्कुल खामोश है, साइलेंट है, किसी से भी कुछ कहने को बिल्कुल कतरा रही है। तो एक जो मध्य प्रदेश का ये चुनाव है, बड़ा रोचक चुनाव है, क्योंकि इस पहला एक ऐसा चुनाव है जिसमें जनता बोल नहीं रही, खुलकर सामने नहीं आ रही। यहाँ तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ये 3 दिसंबर जिस रिजल्ट आएगा उसमें ही तय होगा कि मध्य प्रदेश की जनता किसकी ओर रुख कर रही है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जनता किस ओर रुख करती है ये तो नतीजों के साथ स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए, जब इसके पहले चुनाव हुआ था 2018 में, उस दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से नतीजों के बाद फेरबदल हो गया था। इस बार ऐसी कोई गलती ना हो, कांग्रेस इसको लेकर काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। सुनील, बिल्कुल, कांग्रेस उसको लेकर बिल्कुल जो काफी गंभीरता से कांग्रेस ने मंथन, विचार विमर्श करके प्रत्याशियों को टिकट दिए थे, और सारे जो प्रत्याशियों से बात की गई थी। और कांग्रेस अब इस बार पहले जैसी गलती नहीं दोहराना चाहती है। कांग्रेस ने बिल्कुल फूक फूक कर, वो कहावत है ना, दूध से जला हुआ छाछ को ही फूक फूक कर पीता, तो उसी प्रकार कांग्रेस भी लगातार अपने जो कदम रखे थे, बिल्कुल धीरे धीरे कदम रखे थे। और कांग्रेस में कमलनाथ थे, उनने पूरी जो विचार विमर्श किया, जिसके बाद ही प्रत्याशी को टिकट दिया गया। और पिछली बार चुनाव में ऐसा, मतलब जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस का दामन ना थाने, इसके लिए उन लोगों से पहले ही बात कर ली गई थी और उनको बता दिया गया। तो अब फिर भी गंभीर रूप से लगे हुए हैं। और जो बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ये जो पहले हुआ था, ये अब ना हो, इस प्रकार उन्होंने जो प्रत्याशी सभी लोगों से अपील भी की थी, निवेदन भी किया था। जी बिल्कुल, साफ तौर पर एक अपील भी थी और निवेदन भी था। सबको लेकर हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर सभी दलों की ओर से यहाँ पर पूरी ताकत लगाई गई है। अब इंतजार है 17 नवंबर को वोटिंग ठीक तरीके से संपन्न हो सके इसका। सुनील, सभी दलों पर क्या सुरक्षा के लिहाज से विशेष इंतजाम किए गए हैं? जो स्थल है मतदान केंद्र, इन पर कितनी तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए, मतदान स्थल पर पुलिस प्रशासन का सख्त इंतजाम है। मतदान केंद्रों को जो मतदान केंद्र से बूथ लेवल के जो लोग रहेंगे, जो एक पोलिंग बूथ रहेगा, मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पे रहेगा। और मतदान केंद्र पर जो भी व्यक्ति मतदान करने जाएगा, उसके पास उसका परिचय पत्र और जो मतदाता पर्ची वो होना जरूरी है। उसका वो जो, अगर कोई भी व्यक्ति बिना मतदान या परिचय पत्र को क्षेत्र में दिखाई दिया, तो उसके ऊपर आदर्श आचार संहिता की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस क्षेत्र में मतदान होना है, वो उसी क्षेत्र का मतदाता हो और उसके पास उस समय आधार कार्ड और मतदाता पर्ची उपलब्ध हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके खिलाफ जो आदर्श आचार संहिता, उसकी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। और शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर 17 नवंबर यानी कि कल मतदान होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार तो 15 नवंबर को ही थम गया था, लेकिन अब मतदान होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें,
जहां पर मतदान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। और अगली खबर है कानपुर से, जहां पर काकादेव लेबर बाजार में खुलेआम सट्टा कारोबार। सूत्रों की माने तो पुलिस का मिला है संरक्षण। बीरू और इसका साला करा रहे सट्टा का कारोबार, खुद को बताते हैं पुलिस और एसटीएफ का करीबी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये खुद को एसटीएफ का करीबी बताते हैं और बताया जा रहा है कि इन्हें पुलिस का संरक्षण भी मिला हुआ है और सट्टे का कारोबार यहाँ पर बेधड़क चल रहा है। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, बेधड़क सट्टे का कारोबार चलने की बात सामने आई है। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ये खुद को एसटीएफ का करीबी बताते हैं। कानपुर से खबर, काकादेव लेबर बाजार में खुलेआम सट्टा का कारोबार हो रहा है। तो खुलेआम हो रहा सट्टा का कारोबार। और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सूत्रों की मानो तो पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है और इसी के चलते बेधड़क होकर यहां पर कारोबार चल रहा है। और यह हम खबर आपको बता दें, खुद को ये पुलिस और एसटीएफ का करीबी बताते हैं। कानपुर से खबर, जहां पर खुद को ये पुलिस और एसटीएफ का करीबी बताकर सट्टे का कारोबार बेधड़क होकर चला रहे हैं। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, सूत्रों की माने तो पुलिस का संरक्षण इन्हें मिला हुआ है। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खुद को पुलिस और एसटीएफ का करीबी बताकर सट्टे का कारोबार बेधड़क होकर इनकी ओर से किया जा रहा है। यह हम खबर कानपुर से आपको हम बता दें, काकादेव लेबर बाजार में खुलेआम सट्टा चल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सूत्रों की माने तो इन्हें पुलिस का संरक्षण भी मिला हुआ है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर युवक ने पत्नी को मौत के घाट उतारा है। गाजियाबाद से शव लेकर पैतृक गांव गोधा पहुंचा और 7 महीने पहले हुई थी शादी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 7 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और अलीगढ़ से खबर, युवक ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। तो अलीगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, गाजियाबाद से शव लेकर पहुंचा पैतृक गांव गोधा और 7 महीने पहले ही शादी हुई थी। अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ से खबर, युवक ने पत्नी को मौत के घाट उतारा है।
तो युवक ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। गाजियाबाद से शव लेकर पैतृक गांव बोधा पहुंचा है युवक। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर गाजीपुर से, जहां पर जिला जेल में विचाराधीन कैदी की मौत हुई है। बैरक नंबर 3 में बंद था मृतक कैदी। सुबह बैरक खुलने पर जानकारी हुई। फिलहाल मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। मामले पर अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। जिला जेल में विचाराधीन कैदी की मौत। बैरक नंबर 3 में बंद था मृतक कैदी। सुबह बैरक खुलने पर इसकी जानकारी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अब तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। तो मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और गाजीपुर से खबर, जिला जेल में बंद कैदी की मौत हुई, लेकिन अब तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। और फिलहाल अब तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मामले पर अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। तो पूरे मामले पर अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। बैरक नंबर 3 में बंद था मृतक कैदी। और बैरक खुलने पर पूरे मामले की जानकारी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें गाजीपुर से, जहां पर जिला जेल में बंद कैदी की मौत हुई और बैरक नंबर 3 में एक कैदी बंद था। लेकिन अब तक मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जिला जेल में विचाराधीन कैदी की मौत हुई है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं अमरोहा से, जहां पर झगड़े की सूचना पर गांव पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। एसआई समेत पुलिसकर्मी घायल हुआ है। दहशतजदा ग्रामीणों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। 12 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गाँव नांदनूर माफी का ये पूरा मामला है। झगड़े की सूचना पर गांव पहुंचे पुलिस टीम पर हमला हुआ। पुलिसकर्मियों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई है। देखते देखते ही आग का गोला बनी।
आगरा से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर ताजमहल पर अपनों ने बचाई अपने की जान, फेल नजर आए ताजमहल के सरकारी इंतजाम। हार्ट अटैक आने पर साथियों ने सीपीआर और 1 घंटे के प्रयास के बाद मरीज की सांस लौटी है। पर्यटकों को नहीं मिली कोई भी सरकारी मदद, हालांकि लोगों ने ही यहां पर एक शख्स की मदद की है। हार्ट अटैक आने पर साथियों ने सीपीआर दिया, जिसके बाद लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत और प्रयास के बाद मरीज की सांस लौट सकी है। आगरा से खबर, और ताजमहल पर अपनों ने ही एक अपने शख्स की जान बचाई है। आगरा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और जो सरकारी इंतजाम थे वो पूरी तरीके से फेल नजर आए हैं। आगरा से खबर आपको हम बता रहे हैं, और हार्ट अटैक आने पर साथियों ने दिया सीपीआर। बड़ी खबर आपको हम बता दें, 1 घंटे के प्रयास के बाद मरीज की सांस लौट सकी है। तो 1 घंटे के प्रयास के बाद लौटी मरीज की सांस। आगरा से खबर, ताजमहल पर अपनों ने बचाई अपने की जान। फेल नजर आए हैं ताजमहल के सरकारी इंतजाम, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर सभी सरकारी इंतजाम यहां पर फेल नजर आए। और 1 घंटे के प्रयास के बाद मरीज की जान बची है। आगरा से खबर, और ये वीडियो भी अब लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने ही यहाँ पर शख्स को सीपीआर देते नजर आए, जिसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद सांस लौटी है। हार्ट अटैक आने पर साथियों ने दिया सीपीआर। 1 घंटे के प्रयास के बाद मरीज की लौटी सांस। आगरा से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुल्तानपुर से अगली खबर, जहां पर सरे रहा युवक को बदमाशों ने गोली मार दी है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को दिया अंजाम। पेट में लगी गोली लगने से युवक घायल हो गया। सीएचसी से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। करौंदी कला क्षेत्र के बांगर खुर्द गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। पेट में गोली लगने से युवक घायल हो गया है। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर पेट में गोली लगने से युवक घायल हुआ। सीएचसी से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है, और यह जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है, यह हम खबर आपको हम बता दें। और पेट में गोली लगने से युवक घायल हुआ। तो पेट में गोली लगने से युवक घायल हुआ है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएचसी से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किए जाने की बात सामने आई है। तो सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर किए जाने की बात सामने आई। और पेट में गोली लगने से एक युवक घायल हुआ। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते दबंगों का आतंक देखने को मिला है। दबंगों ने 2 कारों में लगाई आग। पड़त ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। इगलास थाना क्षेत्र के गांव अलहदा का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो इगलास थाना क्षेत्र के गांव अलहदा का
ये पूरा मामला है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, और इगलास थाना क्षेत्र के गांव अलहदा का ये पूरा मामला। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इगलास थाना क्षेत्र के गांव अलहदा का ये पूरा मामला सामने आया है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अमरोहा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर भाईदूज के मौके पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। गजरौला में यातायात व्यवस्थाएं धड़ाम हो गईं। शहर के मुख्य चौराहे इंदिरा चौक पर लगा भीषण जाम। आधा घंटे जाम में फंसे वाहन, कई किलोमीटर तक लगी लाइनें, जाम में फंसी सरकारी एम्बुलेंस। भाईदूज के मौके पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई है। गजरौला में यातायात व्यवस्थाएं धड़ाम हो गईं। शहर के मुख्य चौराहे इंदिरा चौक पर भीषण जाम देखने को मिला है, और जाम में सरकारी एम्बुलेंस भी फंसी। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जाम में एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। और यातायात व्यवस्थाएं धड़ाम नजर आई हैं। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें, आधा घंटे तक जाम में फंसे वाहन कई किलोमीटर तक रेंगते रहे, और सरकारी एम्बुलेंस भी इसी जाम में ही फंसी रही। तो सरकारी एम्बुलेंस भी जाम में ही फंसी रही। यह हम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर है सोनभद्र से, जहां पर चोरी के शक में लड़की की बंधक बनाकर पिटाई किए जाने की बात सामने आई है। थाने के दीवान ने अपने घर पर ले जाकर जमकर पिटाई की है, और परिजनों के शोर मचाने के बाद दीवान ने बच्ची को छोड़ा है। किसी से न कहने की हिदायत देते हुए बच्ची को छोड़ा। थाने में शिकायत को पहुंचे पीड़ित के परिजनों से मारपीट और इंसाफ दिलाने वाली थाना पुलिस और दीवान की गुंडागर्दी। अनपरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। चोरी के शक में लड़की की बंधक बनाकर पिटाई भी कर दी गई। तो बंधक बनाकर पिटाई किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें, और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं सोनभद्र से, जहां चोरी के शक में एक लड़की की जमकर पिटाई कर दी गई। तो चोरी के शक में एक लड़की की जमकर पिटाई किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर है बागपत से, जहां पर 6 साल के बच्चे से कुकर्म और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मस्जिद से कुरान पढ़कर लौट रहा था घर। बच्चे को मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। पॉक्सो एक्ट में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बनौली थाना क्षेत्र में वारदात हुई। 6 साल के बच्चे से कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। मस्जिद से कुरान पढ़कर घर लौट रहा था बच्चा, और अब बच्चे को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। तो बच्चे को मेडिकल के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, बनौली थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
बच्चे को मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। मस्जिद से कुरान पढ़कर बच्चा घर लौट रहा था, उस दौरान ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।